सुबह बखैर नाजरीन, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया सलाम जेके। मैं हूँ आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर दिन सुबह 8:35 पर आपके सामने हाजिर खिदमत रहने की कोशिश करते हैं और इस प्रोग्राम में आपको बाखबर करने की कोशिश करते हैं हालात वाक़ात से, रियासत के अंदरूनी हालात, सलामती हालात, मुल्क की हालात किस तरीके के, और आलमी दुनिया में अगर कोई अहम तरीन बड़ी खबरें होती हैं उस पर भी हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर पल अपडेट करें। चूँकि आज बुधवार का दिन है, 14 अगस्त सन 2024 भी है, तो वक्फे से ये तमाम चीज़ें आपके साथ रहेंगी और हमारा वो सबसे बड़ा प्रोग्राम जो मंशियात मुखालिफ प्रोग्राम है उसमें भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज जम्मू सूबा भी चलेंगे जहाँ पर कुछ मेहमान हमारे साथ आज से ज्वाइन करेंगे एक एक करके, तो आपको कश्मीर के बाद जम्मू की सूरत हाल से भी रूबरू करेंगे कि किस तरीके के हालात वाक़ात बने हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका साथ मुसलसल हमारे साथ रहेगा, यानी कंटिन्यूसली आप हमें ताउन करते रहेंगे। और ताउन के लिए आप याद रखिएगा हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप आएंगे जहां पर हर पल खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे और वहां पर आप और हमारा राब्ता और रिश्ता भी और ज़्यादा मजबूत होता है। ये राब्ता और रिश्ता कैसे मजबूत होता है? जब आप हमारी राब्ता साइट पर आते हैं, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आते हैं, फेसबुक पर आते हैं या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, तो वहाँ पर एक शेयर आप करते हैं तो दुनिया भर तक जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात को आप पहुँचाते हैं, और दूसरा वहाँ इनबॉक्स में आकर आप मैसेज भी करते हैं। तो ये सिलसिला आप बराबर रहिएगा और आज भी कोशिश करेंगे कि कुछ फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करें आखिरी पड़ाव पर आकर। लेकिन फटाफट से फ़िलहाल आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। 14 अगस्त है, हिस्ट्री की किताब को खंगाला है आसिफ रशीद ने, मेरे साथ इस वक्त जम्मू स्टूडियो में मौजूद है, जो आपको सबसे पहले बताएंगे कि क्या कुछ सूरत हाल इन्होंने देखी है 14 अगस्त के हवाले में, हिस्ट्री में क्या कुछ रकम तराज हुआ और उनमें से चंद अहम तरीन वाक़ात कौन से हैं जो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आसिफ रशीद प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से, उसके बाद बैक टू बैक बड़ी सलामती सूरत हाल की खबरें सामने आ रही हैं। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद उन तमाम लोगों का जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। हम और आप 10 बजे तक इस प्रोग्राम में साथ साथ रहेंगे। स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द डे से कॉलिंग के स्पेशल सेगमेंट तक इस प्रोग्राम तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। तो शुरुआत आज के दिन की मुनासबत से अहम तरीन वाक़यात, और आज हिस्ट्री में इस दिन की अहमियत अलग ज़रूर नजर आएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट दिनों में से एक है। आज ही के दिन 1947 में हिंदुस्तान तकसीम हुआ और पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना, मौर्ज़े वजूद में आया, और आज पाकिस्तान अपना यौम आज़ादी मना रहा है, जब इंग्लिस्तान से आज के दिन आज़ादी पाकिस्तान को मिली और इस तरीके से मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हुआ। 1975 में आज का दिन था जब पाकिस्तानी फौज ने सदर मुजीबुर रहमान का तख्ता उलट दिया और बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा था उसका असर पाकिस्तान में 1985-86 तक मुसलसल रहा और तकरीबन 14 वर्षों तक बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हो सके थे। इसी वजह से बहरीन ने भी आज के दिन आज़ादी हासिल की थी। 110 साल के बाद बरतानवी राज से आज़ादी बहरीन को मिली थी, तो आज पाकिस्तान के साथ यौम आज़ादी बहरीन भी मना रहा है और अगले 24 घंटे हिंदुस्तान के लिए काफ़ी अहमियत के हामिल, जहाँ यौम आज़ादी के जश्न के सिलसिले में तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। आज ही के दिन 14 अगस्त को 1917 में चीन ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ ऐलान जंग किया। इसी दिन 1908 में पहली बार मुकाबला हुस्न का इनेकाद फोक्सटॉन इंग्लैंड के अंदर किया गया। यह पहला ब्यूटी शो था फोक्सटॉन इंग्लैंड के अंदर। 1908 में पहली बार इस तरह का इवेंट हुआ। 14 अगस्त 1888 में आज के दिन इलेक्ट्रिक मीटर का पेटेंट आज के दिन ओलिवर शेलेंसगर की तरफ से कराया गया। 14 अगस्त की तारीख ये बताती है, अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1862 में बम्बई हाई कोर्ट का क़याम अमल में आया। 1805 में अमेरिका और ट्यूनिस के दरमियान पीस एग्रीमेंट पर आज के दिन दस्तखत हुए। इसके अलावा 1585 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने नीदरलैंड को आज इंग्लैंड के साथ मानने के लिए, जोड़ने के लिए या इंतजाम करने से मना कर दिया और इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल बिल्कुल भी उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। मुस्तरद उन्होंने इस पूरे मसवदे को कर दिया था। और आज के दिन कई अहम शख्सियात इस दुनिया से चली गई। हिंदुस्तान के मशहूर शायर और अदीब चंद्रकांत देवतले 2017 में आज के दिन इंतकाल कर गए। 2012 में महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला विलास राव देशमुख का इंतकाल हुआ
और हिंदी फिल्मों के मशहूर अदाकार शम्मी कपूर का इंतकाल भी 14 अगस्त 2011 को हुआ। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, कई अहम शख्सियात आई, कई लोग चले गए। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और शुरुआत अहम तरीन खबरों के साथ करेंगे। आज सियासी मामलात पर गुफ्तगू जरूर होगी, लेकिन ये प्रोग्राम में दूसरे पड़ाव पर हम जब जाएंगे तब प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा। सलामती सूरत हाल के पहले सेगमेंट पर आज सबसे पहले उन इलाकों का रुख करेंगे जहां तकरीबन निस्फ दर्जन के करीब ऐसे मकामात हैं जहां हाई अलर्ट है और निस्फ दर्जन के करीब ऐसे मकामात हैं जहां इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाइयां चल रही हैं या फिर झड़पें हुई हैं। तो सबसे पहले खित्ता चिनाब का रुख करते हैं। बिल्कुल, चलिए खबर का आगाज करते हैं और खित्ता चिनाब यानी चलते हैं डोडा, जहां से इस वक्त की खबर सामने आ रही है कि असर डोडा के आसपास के इलाके के अंदर एक वसी इलाके का ऑपरेशन शुरू किया गया है और ये ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। बड़ी खबर डोडा पत्नी टॉप के इलाके से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया था और ये जॉइंट ऑपरेशन जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। इतलात और खबरों के मुताबिक और फौजी ज़राया ने इस बात की तस्दीक की है कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन असर रखा गया है और राब्ता साइट पर बाज़ाब्ता तौर पर आर्मी की तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुसद्दिका इतला मिलने पर एक वसी इलाके का ऑपरेशन किया था और ये ऑपरेशन जब कोमिंग अप ऑपरेशन चल रहा था, तलाशी कार्रवाई चल रही थी, तो उसी दौरान छुपे मिलिटेंटों ने रात देर गए गोली चलाई, जिसका जवाब दिया गया और मजीद इजाफी कुंभक इस पूरे खित्ते के अंदर, इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो तैनात कर दी गई और सुबह से लगातार एक बार फिर इस जंगल के इलाके के अंदर जो असर डोडा पटनी टॉप का इलाका है, यहाँ पर एक बार फिर गोलियों का तबादला भी हुआ है और इतलात और खबरों के मुताबिक अलल सबा भी इजाफी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं जंगल के और नालों के इस वसी इलाके के अंदर, जहाँ ड्रोन की खिदमत ली जा रही है। देखा जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर नकल अमल को ट्रेस किया जाए, वहीं दूसरी तरफ से पैराट्रूपर्स और दीगर खिदमात भी लिए जा रहे हैं। कौमी शाहरा भी यहाँ पर है, इसलिए कौमी शाहरा पर हर आने जाने वाली गाड़ी, माल बरदार गाड़ी हो, पैसेंजर व्हीकल्स हो, उन्हें भी बारीक बीनी से देखा जा रहा है और इस वक्त ये ऑपरेशन लगातार जारी है। चूंकि हमने बताया एक तरफ पत्नी टॉप का इलाका है, एक तरफ असर डोडा का एरिया है। रात के वक्त से अब तक मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जो इजाफी कुंभक न सिर्फ तैनात है बल्कि चेकिंग का सिलसिला भी तेज किया गया है। कल यौम आज़ादी के सिलसिले में तकरीबात भी होनी है और इस ऑपरेशन के दाएं बाएं जितने भी राब्ता सड़कें थी, रात को तकरीबन मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जाने वाले रास्तों को एहतियाती तौर पर बंद भी करना पड़ा था। इस बीच खबर यह भी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जब इस इलाके के अंदर फायरिंग की भी जरा तस्वीरें चला दीजिएगा। इस इलाके के अंदर जब आज सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास का वक्त था, दोबारा से इलाके के अंदर गोलियों की आवाजें सुनाई दी गई और इसका मतलब यह था कि रात के वक्त में जिन खदशात का इजहार किया गया था कि मिलिटेंटों का एक ग्रुप एक वसी जंगलात वाले इलाके में मौजूद है, वो सुबह होते होते भी इस इलाके में मौजूद था। फायरिंग की तस्वीरें भी जरा दिखाइएगा, जहां सुबह सुबह इतलात मौसूल हुई कि इस असर डोडा, जहां एक तरफ पत्नी टॉप की पहाड़ी है, दूसरी तरफ आपको बटोद के जंगलात के साथ मिलाती है, इन रास्तों पर ऑपरेशन इस वक्त जारी हैं। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं, लेकिन अब इतलात ये भी मौसूल होनी कि इस इलाके के अंदर एक बैग भी जंगलात वाले इलाके से बरामद हुआ है। अब ये बैग किसका है इसकी तस्दीक होना बाकी है। ये वसी जंगलात वाला इलाका है और इस ऊपर वाले हिस्से में जो पत्नी टॉप के जंगलात हैं, इसको वसी मुहासरे में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस वक्त ले रखा है और धुंध और घने कोहरे की वजह से अगरचे मुश्किलात कई तरह की हैं, लेकिन ऑपरेशन इस वक्त जारी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा डोडा से ज्वाइन किए हुए हैं और ताज़ा तस्वीरें जो आज सुबह की जरा उन्हें भी प्ले कीजिएगा। साथ साथ वसीम जरा अपडेट करें, रात देर गए सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को इतला मिली थी कि मुमकिना मिलिटेंट मूवमेंट है, नाके लगाए गए और फाइनली नाका कॉर्डन जो है वो एनकाउंटर में तब्दील हुआ है और इतला ये है कि आज सुबह एक बार फिर गोलियों का तबादला भी हुआ है इस इलाके के अंदर और इजाफी दस्ते जो सिक्योरिटी एजेंसीज के हैं वो भी तैनात कर दिए गए हैं।
बिल्कुल, देखिए कल देर रात लगभग 10 बजे के करीब इस इलाके के अंदर हम पहुंचे थे, यानी कि ये जो दूर दराज का अफसर का इलाका है और वहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे जो अगरी का इलाका है, यानी कि दूर दराज का जो इलाका है जहां पे सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को जब कल इतला मिलती है इस दूर दराज इलाके से, जो हेरनी का इलाका है वहां से जब सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को जब इतला मिलती है मकामी कुछ लोगों से, उसके बाद जो है पूरे इलाके को कॉर्डन किया जाता है, सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे किया जाता है। हालांकि जब काफी देर हो चुकी है और उस देर होने के बाद जो है सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को कुछ भी हाथ नहीं लगता है और घना जंगल, इस घने जंगल के बीच में काफी मुश्किलात का सामना सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को करना पड़ा। मगर अगर हम कल देर रात की बात करें तो अलग अलग एरियाज में हम खुद गए, हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज किस तरह से छानबीन पूरे मामले को देख के कर रही है और साथ साथ में जितने भी नाके हैं किस तरह से नफरी को रुका के आम लोगों को रुका के पूछताछ कर रही है। और कल जिस तरह से इंडिपेंडेंस डे जो है बनाया जाएगा और मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं ये घना जंगल है, इस घने जंगल के बिल्कुल पीछे वही इलाका पड़ता है जहां पे सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को इस इलाके से जब इतला मिलती है और इस इतला मिलने के बाद जो है सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे नफरी लगाई हुई है, पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया। और अच्छी खबर इसमें ये निकल के आ रही है कि जिस इलाके के अंदर ये आतंकवादी छुपे हैं उनको चारों तरफ से जो है कल देर रात ही बिल्कुल घेराबंदी में रखा हुआ है और बड़ी कामयाबी जो है सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को अब मिल सकती है। क्योंकि कल देर रात जब इस तरह का जब मामला सामने पेश आया तो सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज से जब हमारी कुछ टेलीफोनिक बात हुई, उन्होंने कहा कि काफी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है क्योंकि एक ये घना जंगल है और इस घने जंगल के बीच में कई सारे इलाके भी इसके साथ जुड़ते हैं। जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि पत्नी टॉप का एरिया भी जो ऊपरी इलाका है वो इसके साथ जुड़ता है, उधमपुर का इलाका भी जुड़ता है, मरमत का इलाका भी इसके साथ जुड़ता है, यानी कि कई सारे रास्ते इसके साथ जुड़ते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस की नफरी इस इलाके के अंदर हर जगह, हर चौथे कदम पे पुलिस की नफरी यहाँ पे बढ़ाई गई है। साथ साथ में आर्मी के जवान भी वहां पे मौजूद हैं। और ये भी खबर हमारे पास अभी कुछ देर पहले जराये के हवाले से खबर हमारे पास पहुंची जिसमें बताया गया कि एक बैग जो है मिला है और साथ में एक AK-47 जो है मिली है। ये बताना मुश्किल होगा ये किसकी है और अभी इसकी कोई भी तस्दीक नहीं रखी गई है। हम जरूर कोशिश करेंगे जो सीनियर ऑफिसर होंगे उनसे बातचीत करने की। और भी बताइएगा, एक तरफ बटोत वाला रास्ता है, पत्नी टॉप वाला रास्ता जाता है, ऑपरेशन इस तरफ है यानी जम्मू प्रोविंस का एक हिस्सा है और दूसरा उस तरफ चिनाब वैली वाला यानी पहाड़ी के उस तरफ, एग्जैक्टली लोकेशन या एरिया कौन सा बताया जा रहा है, यानी असर वाली प्रॉपर साइड या बटोत वाले जंगलात जो नेशनल हाईवे के बिल्कुल टॉप पे आता है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिल्कुल बटोत और असर के बीच में ये ऑपरेशन जो है जो चल रहा है। जिस तरह से आप बता रहे हैं ये डोडा की जो बाउंड्री है, डोडा जहां से शुरुआत होता है वहां पे ये जो है सर्च ऑपरेशन और कल जब इतला मिलती है ये उस इलाके में आपको जानकारी दूंगा। ये वही इलाका है जब डोडा की बाउंड्री स्टार्ट होती है, यानी कि बटोत और असर के बीच में ये जो है इनकाउंटर वहां पे चल रहा है। जी करने के लिए फिलहाल जरा जो जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं वो ये है कि एक M4 कार्बाइन राइफल जो इन दिनों लगातार मिलिटेंटों के हाथों से मिल रही है वो है, 3 बैग बरामद किए गए हैं, कुछ खून के धब्बे भी एनकाउंटर साइट के आसपास है। ताम ये जराया भी बता रहे हैं, फौजी और अस्करी जरायों ने भी इसकी तस्दीक करना बाकी है। फिलहाल ये बड़ा ऑपरेशन जो है यहाँ पर लगातार जारी है और बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट पटनी टॉप के इस घने जंगलों के अंदर कर दी गई है। ड्रोन की खिदमत ली जा रही है और लगातार सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए तमाम तर इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। ये थी बात जनाब पटनी टॉप डोडा असर एनकाउंटर की, जिसको लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी फौज की तरफ से रात देर के जारी कर दिया गया। लेकिन जरा बात करते हैं उस बड़े एनकाउंटर की जिसका आज 5वां दिन है और आज 5वें दिन में भी लगातार ऑपरेशन चल रहा है। सर्च ऑपरेशन यहाँ पर भी चल रहा है और जम्मू के बदले ये कश्मीर वादी का जनूबी कश्मीर कोकरनाग का इलाका है जहाँ पर अहलन के गांव के अंदर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी एजेंसीज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और आज ये ऑपरेशन अब 5वें दिन में चला गया है। कोकरनाग अहलन का इलाका आज 5वां दिन है। आप सबको याद होगा कि 9 और 10 के आसपास इलाके में मुसद्दिका इतलात मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका कार्रवाई शुरू की और शुरुआती 12 घंटों के दौरान गोलियों के तबादले में फौज के 5 जवान जख्मी हुए थे, जिनमें से 2 ने बाद में दम तोड़ दिया और इसी तरीके से 2 शहरी भी जख्मी हुए थे, जिसमें एक की बाद में मौत की तस्दीक कर दी गई थी, जबकि एक
अभी उसकी सिचुएशन फिलहाल मुस्तहकम बताई जा रही है। लेकिन इतलात ये भी है कि फौज की इजाफी कुंभक इस इलाके के अंदर उस वक्त तलब करनी पड़ी जब वसी जंगलात के अंदर कई तरह की मुश्किलात आई। टेक्नोलॉजी का भरपूर सहारा लेने के बावजूद भी अभी तक जो जानकारी है आहलन के इस टॉप एरिया के अंदर पहाड़ी सिलसिले में ये मालूम नहीं हो सका कि मिलिटेंट मौजूद हैं या नहीं। लेकिन पहले रोज झड़प होने के बाद जहां सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान हुआ, एक शहरी की मौत हुई, उसके बाद से इलाके के अंदर तलाशी कार्रवाई मजीद तेज की गई है। पीर का दिन था, उससे पहले सर्च ऑपरेशंस की सिर्फ इतलात मौसूल थी, लेकिन एनकाउंटर पीर के आसपास मौजूद हुआ था। दूसरी जानिब शहरी की हलाकत के बाद तहकीकात इस बात पे भी हो रही हैं कि इलाके के अंदर शहरी कैसे पहुंचे थे। लेकिन ये सुबह सुबह की तस्वीरें मुख्तलिफ इलाकों में, चूंकि निचले इलाकों में सीआरपीएफ इलाके को कवर कर रही है, ऊपर वाले एरिया में जहां एग्जैक्टली फायर ओपन हुआ था वहां एसओजी और आर्मी की राष्ट्रीय राइफल्स इस वक्त तैनात है। बहरहाल ये ऑपरेशन फिलहाल 5वें रोज में चला गया है। किसी तरह की कोई खास कामयाबी अगरचे अभी हाथ नहीं लगी है, लेकिन ऑपरेशन को ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है। 5वें दिन में आज सूरज की किरणों के साथ ही ऑपरेशन चला गया है। 2 बैक टू बैक ऑपरेशन, और इसके अलावा इतलात ये भी है कि अनंतनाग, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ और रामबन के कुछ इलाकों में भी तलाशी कार्रवाइयां तेज की गई हैं। मशकूक अफराद की नकलो हरकत के बाद ये सारी सिचुएशन बन रही है, और दूसरी तरफ अगले 48 घंटे काफी अहम है जिसके लिए ये सारे फैसले हो रहे हैं। ये तो सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी और अहम खबरें थी। थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि कल और आज दिन के लिए तैयारियां क्या हैं। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। आज सबकी नजरें दारुल हुकूमत दिल्ली पर भी हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात अगले 1.5 महीने के दौरान ही होंगे या नहीं, इसका तकरीबन एक तरह से खाका तैयार कर लिया गया है। लेकिन तस्वीर तकरीबन आज बाद दोपहर साफ हो जाएगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज बाज़ाब्ता तौर पर दाखिला सेक्रेटरी के साथ मुलाकात करने जा रहा है, और ये अहम तरीन इजलास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल और दीगर मामलात को लेकर बुलाया है। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का आज नई दिल्ली के अंदर जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन और होम सेक्रेटरी के बीच होगी मुलाकात, और ये मुलाकात तकरीबन 12:30 बजे नई दिल्ली के अंदर तय पाई गई है। और नई दिल्ली के अंदर जब ये 12:30 बजे मीटिंग होगी तो तकरीबन 1:30 बजे तक सारी पोजीशन क्लियर होगी कि कमीशन के सामने किस तरीके का खाका पेश किया गया है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आने वाले हफ्ते के दौरान, यानी 15 अगस्त कल है, इसके बाद 25 अगस्त तक इलेक्शन शेड्यूल सामने आ सकता है, और 5 मरहलों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबी दंगल हो सकता है। बावसूख ज़राया के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन के ज़राया है, आज जो एजेंडा ऑफ टॉक्स है उसमें सबसे बड़ी एक बात होगी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ की तैनाती असेंबली हलकों के अंदर किस तरीके से कराई जाए ताकि मामला सही तरीके से आगे बढ़े। अवेलेबिलिटी ऑफ सीएपीएफ फोर्सेस कितनी है, किस तरीके से की जा रही है, आज होम सेक्रेटरी साहब खाका पेश करेंगे इलेक्शन कमीशन के सामने। मजमूई तौर पर सूरत हाल बेहतर है, इसका इशारा खुद डायरेक्टर जनरल पुलिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया था, और आज इस बेहतरी के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। 90 असेंबली हलकों पर इंतखाब होना है, जिनमें 74 जनरल है, 9 रिजर्व एसटी के लिए की गई है, और 7 एससी के लिए होगी। यह पहली मरतबा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर जब इतने बड़े पैमाने पर 5 अगस्त 2019 के बाद इंतखाब होगा। अब अगर 5 अगस्त को बेसलाइन बनाएंगे तो 5 साल, लेकिन औसतन 10 साल हो गए हैं जब जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाब नहीं हुए हैं। 10 साल के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात होने हैं, और इस ज़िमन में आज का दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होम सेक्रेटरी के साथ मुलाकात करने जा रहा है। वक्त 12:30 बजे का होगा, और नई दिल्ली के अंदर ये मीटिंग अहम तरीन होगी। याद रखिएगा, इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा का भी दौरा मुकम्मल किया, वहाँ पर भी डिटेल डिस्कशंस की है, 2 दिन वहाँ पर भी लगाए थे। और आज जब हरियाणा भी डिस्कस होगा, लेकिन टॉप प्रायोरिटी में जम्मू कश्मीर को डिस्कस किया जाएगा। कमीशन ज़राया इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, 19 तारीख को अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर के अंदर ख़त्म होगी। 20 तारीख को फाइनल इलेक्टोरल रोल सामने आएंगे, यानी जो हतमी असेंबली फरिश्ते हैं वो सामने आएंगी। और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वो भी याद रखिएगा, 30 सितंबर से पहले इंतखाबात कराने की बात कही गई थी, लेकिन शायद 30 सितंबर से ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन मामला फिलहाल ये कि कुल मिलाकर अभी तक, चूंकि अभी नए इलेक्टोरल रोल्स आना बाकी है, 87.09 लाख इलेक्टोरल्स हमारे पास है, वोटर्स कुल मिलाकर है, जिनमें 44 लाख के करीब मर्द है, 42 लाख के करीब ख्वातीन है, 100 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स है।
82,000 से ज़्यादा डिसेबल्ड है, 7,000 से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स हैं और इस तरीके से तमाम डिटेल्स ऑलरेडी कमीशन के सामने है। ताम हतमी फरिस्त है जहां 20 अगस्त को सामने आने की उम्मीद लगाई जा रही है और यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि 25 तारीख तक कमीशन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिस दौरान इलेक्शन शेड्यूल सामने आ सकता है। इसलिए आज का इजलास अहम तरीन इजलास है जिसमें होम सेक्रेटरी, मरकजी होम सेक्रेटरी जो है वो कमीशन के सामने तमाम खाका रखेंगे और साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरीके से अवेलेबल की जाए, किस तरीके से मैसर रखी जाए, उस पर हतमी फैसला भी आज लिया जा सकता है। एक तरफ से खबर इलेक्शन कमीशन की, वहीं दूसरी तरफ से जब इलेक्शन की बातें हो रही है तो जरा आपको यह भी बताते चले कि पार्टियों ने लंगर लंगूट कस लिया है। बात कौमी जमात भारतीय जनता पार्टी की भी करें जो इन दिनों मसरूफ है इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाने के हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर तैयारियां हो रही हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र जो खबर सामने आ रही है कि बीजेपी 14 साबिका मेंबरान पार्लियामेंट या साबिका वजीरों को इस बार मैदान में नहीं उतारेगी। जराया इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 14 चेहरे ऐसे हैं जिन्हें अब की बार टिकट नहीं मिलेगा और नए चेहरों को सामने लाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि बीजेपी की तरफ से पहले ही जो 2 सर्वे टीमें जम्मू कश्मीर भेजी गई थी उन सर्वे टीमों ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट कौमी सदर को भेज दी गई है जिसका एनालाइज किया गया, जिसके बाद ये खबरें ज़रूर आ रही है कि शायद पुराने चेहरे जिनमें 14 फॉर्मर एमएलएज और एमपीज हैं शायद उन्हें वापस ना टिकट दी जाए और नए चेहरों को सामने रखा जा सकता है। ताहम हतमी ऐलान आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर होगा क्योंकि अभी बीजेपी का जो पैनल है वो लगातार इस पर काम कर रहा है कि जो मुमकिन 3 उम्मीदवार है हर असेंबली सेगमेंट से उनकी फरिश्तें तैयार की जाए। हतमी ऐलान नई दिल्ली से ज़रूर होगा लेकिन फिलहाल खबर यह है कि शायद साबिका एमएलएज को इस बार जगह ना मिले क्योंकि जो रिपोर्ट पेश की गई है 2 एजेंसीज की तरफ से उसमें यह साफ किया गया है कि नए चेहरों को उतारना वक्त की जरूरत है। ये बीजेपी के हवाले से अहम और बड़ी खबर। मुख्तलिफ सियासी जमातें जम्मू कश्मीर के अंदर तैयारियों में मसरूफ हैं। कांग्रेस ने भी दिल्ली के अंदर मुशावरत की है। इसके बाद हतमी राय कायम करने की कोशिश और मुमकिन है कि उम्मीदवारों का नाम भी बहुत जल्द सामने आ जाए क्योंकि पार्टी हाईकमान के साथ पार्टी सदर इसके अलावा दीगर कई कारकुनान या जो सीनियर लीडरान हैं दिल्ली में पिछले 24 घंटों में मुलाकातें कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बात जरा उस मामले की करते हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े घोटालों में से एक था और जिसके तार जम्मू कश्मीर से बाहर तक भी कहा गया कि जुड़े हैं और कई बड़े लोग इस घोटाले में मुलव्विस हैं। इस घपले में बड़े लोगों का नाम है, बड़ी मछलियां हैं जो सिस्टम में बैठकर जम्मू कश्मीर के अंदर बदलवानी के कामों को या बदलवानी को फरोग देते हैं और रिश्वतस्तानी का मामला भी इसके बीच में आया था और इसकी तहकीकात भी चलती रही। जो 500 करोड़ रुपए का सौभाग्य स्कीम घोटाला था इसमें इंसदादे बदलवानी अदालत या एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से जो तहकीकात चल रही थी बाज़ाब्ता तौर पर इस केस में एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। एंटी करप्शन कोर्ट की जानिब से एसीसी ने जो क्लोजर रिपोर्ट थी कि इस केस को खत्म कर दिया जाए उसको मुस्तरद कर दिया है और यह मुतलकिन के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी क्योंकि अदालत ने 2 बड़ी बातें इसमें कही हैं। एक तो न सिर्फ क्लोजर रिपोर्ट जिसको बंद करने की कोशिशें थी इस 500 करोड़ रुपए सौभाग्य स्कीम घोटाले में उसको फिलहाल मुस्तरद कर दिया गया, बल्कि साथ साथ ये भी कहा कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जाए और ये टीम तहकीकात नए सिरे से शुरू करेगी। 2 महीने का वक्त मुतलकिन को दिया गया है। एसआईटी जिसको एसएसपी हेड करेंगे, सरबराही करेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले इस बड़े घोटालों में से एक जिसकी प्रोब मजीद 2 महीनों के अंदर कंप्लीट की जाए वही स्कीम है जिसके हजारों बेनिफिशरीज मुल्क के बाकी स्टेट्स के अंदर भी हैं। पीएम सौभाग्य स्कीम इसको नाम दिया गया था और हर घर बिजली पहुंचे इस बात को यकीनी बनाना सरकार की तरजीहात में उस वक्त कहा गया कि शामिल है जिस मकसद से यह स्कीम शुरू की गई और स्लोगन भी जो आपके सामने जब प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर के साथ पूरे मुल्क के अंदर ये स्कीम चलाई गई। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के अंदर सौभाग्य स्कीम की नफाज की बारी आई तो सवालात उठना शुरू हुए और इसमें एक बड़े स्कैम की बात आई। बहुत सारी चीजों से पर्दा उठा और बात एंटी करप्शन कोर्ट तक पहुंच गई। मुतलकिन ने अगरचे इसको बंद कराने की कोशिश की लेकिन न सिर्फ क्लोजर रिपोर्ट को जो थी उसको बंद करने की दरख्वास्त मुस्तरद हुई बल्कि अदालत ने नए सिरे से तहकीकात एसआईटी तश्कील देने और 2 महीने के अंदर हतमी रिपोर्ट
कोर्ट के सामने पेश करने का भी हुक्म दे दिया है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ है क्योंकि मामला 2020 में सामने आया था और एफआईआर दर्ज हुई थी, तहकीकात हुई थी। अदालत के सामने जब पूरा मामला केस हिस्ट्री रखी गई तो जज मौसूफ मुतमईन नहीं हुए, दोबारा तहकीकात की बात कही। इमरान जरा अपडेट करें, ये जो मामला है कि 500 करोड़ रुपया सौभाग्य स्कीम को जिसको शायद क्लोज करने की कोशिश थी, लेकिन अदालत के अंदर वो रिपोर्ट वो डिटेल चली नहीं और जज मौसूफ ने कहा कि जनाब इब्तिदाई तौर पर तो ये साफ नजर आ रहा है कि ग्रॉस वायलेशन हुआ है, आप किस तरीके से बेनिफिट ऑफ डाउट किसी को देंगे, इसलिए एसआईटी बनाई जाए। क्या अब ये माना जाए कि साबिका अफसरों से लेकर उन कंपनियों के जिम्मेदारों तक सब पर गाज गिरेगी और एक मुकम्मल रिपोर्ट सामने आएगी? जी बिल्कुल, पहले आपको याद होगा कि ये जो मामला है ये अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर का है, यानी कि 2018 का है, जब यहाँ स्टेट हुआ करती थी और उस वक्त 500 करोड़ रुपए का ये घोटाला हुआ था पीएम सौभाग्य स्कीम में। और इस स्कीम का बुनियादी मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर या मुल्क के उस हाउस होल्डर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना जो अनइलेक्ट्रिफाइड है, यानी जहां तक बिजली नहीं है। और इस सिलसिले में एक मामला पेश आया था कि इस स्कीम के अंदर घोटाला हुआ है, सही तरीके से स्कीम को अमलाया नहीं जा रहा है। और 2020 में बाज़ाब्ता तौर पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस पर एक एफआईआर दर्ज की और एफआईआर में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या जिसे आज हम JKPDCL डिपार्टमेंट कहते हैं, 5 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें चीफ इंजीनियर, 2 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जेई शामिल है और साथ साथ एक कंपनी और इसके अलावा पावर प्रोजेक्ट्स जो लिमिटेड है उसका भी जो एहलकार है वो शामिल है। और उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने हुकूमत के एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसकी क्लोजर रिपोर्ट पेश की और जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो सौभाग्य स्कीम में घोटाला हुआ है ये बड़ी नवीयत का मामला नहीं था और डिपार्टमेंट लेवल पर ही इस मामले की जो है सॉर्ट आउट किया गया है। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो स्पेशल जज जम्मू ने इस क्लोजर रिपोर्ट को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया और उन्होंने 5 रुकनी कमेटी तश्कील देने का हुक्मनामा जारी किया, हिदायत दी, जिसकी सरबराही SSP करेंगे और साथ ही ये भी कहा कि 2 महीने के अंदर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो है पेश करनी है। और एक डिटेल में स्पेशल जज एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू ने अपने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें उन्होंने वजाहत की कि किस तरीके से इस स्कीम के अंदर घोटाला हुआ है और जो एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जो क्लोजर दिया गया है ये बिल्कुल इसके इन नॉर्म्स के खिलाफ है। ये तहकीकात जो उन्होंने की है ये वो तहकीकात के मुताबिक नहीं है जिसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो क्या हम ये माने, क्या हम इस पूरे मामले से ये माने इमरान की जो तहकीकाती एजेंसी है उसके रोल पर भी सवाल है, क्योंकि जब जज मौसूफ ने यह कहा कि मैं इसको एंडोर्स नहीं कर सकता हूं क्योंकि ग्रॉस वायलेशन सीधे नजर आ रही है, तो ये एंटी करप्शन जो पूरा यूनिट है जिनको ये काम सौंपा गया था उन्होंने बुनियादी तौर पर अपना होमवर्क पूरे से नहीं किया या कुछ और भी इसके दरपर्दा है जिस पर अब पर्दा हटेगा, क्योंकि जब SIT बनाई गई है तो कुछ मजीद चीजें भी सामने आएंगी? ये बात तो आया है कि जब एंटी करप्शन ब्यूरो के स्पेशल जज आपको कहते हैं कि ये ग्रॉस वायलेशन है और आपकी रिपोर्ट को मुस्तरद किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि कई सारे सवालात भी उठते हैं, ना सिर्फ सवालात उठते हैं बल्कि अब ये भी है कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिपोर्ट शाया की है, जो उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट जमा की है और उसको जज ने मुस्तरद कर दिया, दैट मीन्स आपकी जो रिपोर्ट है एक तो ये फिजिबल नहीं है, दूसरा ये ऑथेंटिकेट नहीं है, तीसरा इसमें यह है कि तहकीकात सही तरीके से नहीं हुई है, इसलिए जज को आपको फटकार देनी पड़ी। आप देखिए उनका जो ऑर्डर है स्पेशल एंटी करप्शन ब्यूरो जज जो जम्मू के हैं, उन्होंने जो इस ऑर्डर में जो पॉइंट्स लिखे हैं वो इंतहाई संगीन है अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे, जिस तरीके से उन्होंने फटकार मारी है तो जाहिर सी बात है काफी सारे सवालात में पैदा होते हैं और इस पे क्रेडिबिलिटी का पे भी एक क्रेडिबिलिटी का बड़ा है। बहुत शुक्रिया जी इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 500 करोड़ सौभाग्य स्कीम क्लोजर रिपोर्ट अदालत के सामने रखी गई, अदालत ने उसको मुस्तरद कर दिया। हमारे नुमाइंदे बता रहे थे न सिर्फ मुस्तरद कर दिया बल्कि SIT को बनाने का भी हुक्म जारी किया है। 2 महीने के अंदर SIT सीनियर
अफसर की निगरानी में ये पूरा मामला देखेगी और अपनी रिपोर्ट जो है वो जज मौसूफ के सामने रखेगी। यानी मामला 500 करोड़ का था, शायद जल्दबाजी में कुछ चीज़ें छूट गई हों जिस पर अब पर्दा उठेगा और पता लगेगा कि ये सौभाग्य क्यों सौभाग्य नहीं बना और इससे सरदर्द क्यों हर जगह पर पैदा हुआ है। तो ये तो थी जनाब एक बात जो अदालत के हवाले से थी, जो हमने आपके सामने रख दी। लेकिन तैयारी कीजिएगा, अगर आपने हज पर जाना है, यानी 2024-25 के दौरान अगर आपने हज पर जाना है तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि दरख्वास्तें जमा करने के लिए विंडो खोल दिया गया है और ये तमाम बातें जो है वो मरकजी हज कमेटी की तरफ से रात देर गए हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। मरकजी वजीर किरण रिजिजू की तरफ से भी इस बात का ऐलान कर दिया गया कि आइंदा साल के लिए हज के लिए जो दरख्वास्तें हैं 2025 के लिए ख़ास तौर से वो दरख्वास्तें तलब करने का ऐलान उनकी जानिब से हुआ और हज दरख्वास्तें जमा कराने की जो आखिरी तारीख रखी गई है वो 9 सितंबर 2024 फिलहाल मुकर्रर कर दी गई। हो सकता है कि बाद में इसमें कोई तौसी हो, लेकिन फिलहाल 9 सितंबर 2024 तक आप अपने फॉर्म या दरख्वास्तें वो जमा करा सकते हैं। मरकजी वजीर बराए अक़लीती अमूर किरण रिजिजू की तरफ से और नोटिफिकेशन में भी जिस बात की तस्दीक होती है कि आपका जो पासपोर्ट है वो इतलात के मुताबिक मशीन रीडेबल होना चाहिए, मशीन रीडेबल इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए जो दरख्वास्त की आखिरी तारीख को या इससे पहले जारी किया गया था, यानी 9 सितंबर से पहले। कुछ लोग अगर कई लोगों का ऐसा होता है कि तारीख करीब आने के पास ये होता है कि तभी पासपोर्ट बनता है, तो ये ज़रूरी माना जाएगा कि 9 सितंबर से पहले या जो मुकर्ररा मुद्दत है उससे पहले आपका पासपोर्ट तैयार हो और दरख्वास्त दहीगान के पास नोटिफिकेशन के मुताबिक मशीन रीडेबल इंटरनेशनल पासपोर्ट होना लाजमी है जो दरख्वास्त की आखिरी तारीख या इससे पहले जारी किया गया और कम से कम 15 जनवरी 2026 तक दुरुस्त हो। इसके अलावा हज दरख्वास्त फॉर्म सिर्फ हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या गूगल प्ले स्टोर पर दस्तयाब जो एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन है हज सहूलत नाम से हज ऐप पर ऑनलाइन आप जमा करा सकते हैं। तो ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म जमा करने से पहले जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं हज कमेटी की वेबसाइट पर भी हज 2024 के लिए दस्तयाब हज पॉलिसी और हज गाइडलाइंस को भी देखेंगे और जो वेबसाइट है वो www.hajcommittee.gov.in जिस पर ये सारी तफसीलात आपके लिए हैं। 9 सितंबर से पहले ये काम करना होगा और उससे पहले जो रहनुमा खतूत है हज कमेटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है। आपको कुछ दिन पहले इसी प्रोग्राम में हमने एक खबर बताई थी कि इस बार हज पॉलिसी तब्दील की गई है, क्या किया जा सकता है क्या नहीं, कवायद व ज़वाबित क्या हैं, उसमें कुछ तब्दीलियां हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, आपको सब चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जो हज ऐप है एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन में जिसको हज सहूलत या हज सुविधा ऐप कहते हैं, उसके ज़रिए आप गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके भी मज़ीद तफसीलात उससे हासिल कर सकते हैं। चलिए जनाब फटाफट से आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हमने ब्रेक पर भी जाना है। जरा बात करते हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया के बड़े दावों की, क्योंकि मामला जब सामने आया है तो वो सिंगल विंडो सिस्टम का है और फिर उस कानून का है जिसके तहत कहा गया कि जनाब ये गारंटीड एक्ट के अंदर है और आपको ये काम होना ही है। लेकिन मामला जल जीवन मिशन का है, मामला पीने का पानी का है और जल शक्ति डिपार्टमेंट का है, माफ कीजिएगा, जिनकी कारकर्दगी पर एक बड़ा सवाल उठा है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही का फुकदान है। और यही वजह है कि सूरत हाल इस तरीके की आई है कि मरकजी और रियासती इंतजामिया के वादों के बावजूद भी सिंगल विंडो सिस्टम बुरी तरह से नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। 4000 वाटर कनेक्शन एप्लीकेशंस जम्मू कश्मीर के अंदर आज के दिन में पेंडिंग है। 4000 वाटर कनेक्शन जो एप्लीकेशंस हैं वो पेंडिंग है और उनमें से भी 60% ऑफ एप्लीकेशन जो हैं वो कहीं ना कहीं जम्मू डिवीज़न की हैं और इस तरीके से वो सिंगल विंडो सिस्टम जिसका नाम दिया जा रहा था वो सवालिया निशान पर आ गया है। और जल शक्ति डिपार्टमेंट ने इस पेंडेंसी को खुद कबूल किया है और ये साफ कर दिया है कि जनाब जल शक्ति डिपार्टमेंट ने यह बात मान ली है कि ये पेंडेंसी जो है वो जायज़ है, अभी है और इसको दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। 4000 एप्लीकेशंस को एप्लीकेंट्स ने फ्रेश वाटर कनेक्शन डोमेस्टिक कंज्यूमर और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर सिंगल विंडो सिस्टम जल शक्ति डिपार्टमेंट के सामने दरख्वास्तें दी हैं और ये दरख्वास्तें पिछले काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। जबकि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट PSGA 2011 इतलाक है और उसके तहत नया
डोमेस्टिक वाटर कनेक्शन 15 दिनों के अंदर अंदर और कमर्शियल का 30 दिनों के अंदर अंदर देना लाजमी करार दिया गया है। लेकिन इस पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट को भलाई ताक रखा जा रहा है और तकरीबन 500 से ज्यादा दिन हो गए हैं सिंगल विंडो सिस्टम के तहत इन एप्लीकेंट्स का कोई भी पुरसान हाल नहीं है। और इस तरीके से ये जो मरकजी और रियासती इंतजामिया ने कहा था कि अगर आपने वाटर कनेक्शन लेना है तो आपने सिंगल विंडो सिस्टम SWS जिसका नाम दिया गया था, इनिशिएटिव दिया गया था और डेडिकेटेड पोर्टल एक बनाया गया था 2022 में, लेकिन बुरी तरह से ये तमाम चीजें नाकाम हो रही है और इंडिविजुअल कैपेसिटी में दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ रहा है जल शक्ति डिपार्टमेंट का। लेकिन जल शक्ति डिपार्टमेंट किसी भी तरीके से मुतमईन जवाब देने में नाकाम हुई है। तो ये सिंगल विंडो सिस्टम का एक छोटा सा खुलासा आपके सामने हमने रख दिया है, जहां पर तकरीबन 4000 एप्लीकेशंस आज के दिन में भी पेंडिंग है। सिंस 2022 डिपार्टमेंट ने 15,351 एप्लीकेशंस रिसीव की वाटर कनेक्शंस के लिए मुख्तलिफ स्कीमों के तहत सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर, जिनमें 7,309 एप्लीकेशंस अप्रूव हुई, 1039 एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हुई, ये भी डिटेल के अंदर बताया गया। लेकिन 1217 एप्लीकेशंस करंटली अंडर प्रोसेस है, जो जल शक्ति डिपार्टमेंट का मानना है। 1042 डोमेस्टिक, 75 कमर्शियल और इस तरीके से 2024 में भी जो एप्लीकेशंस आई है वो भी पेंडिंग है। लेकिन सवाल यह है कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जिसके तहत ये लाजमी करार दिया गया कि 15 दिन और 30 दिन के अंदर अंदर कनेक्शंस लगने चाहिए, नहीं होता है तो बताया जाए। ये जो हजारों एप्लीकेशंस पाइल अप हो रही है, इनकी जवाबदेही देगा कौन? बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है जल शक्ति डिपार्टमेंट और अवाम इस पूरे मामले में नाला ही नजर आ रही है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो मंशियात मुखालिफ बात भी होगी और बात यह भी करेंगे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। वो फैसला है क्या कि ज़मीन किसी की थी, किसी के पास थी, कब्जा था या नहीं था, एक बड़ा सवाल था। लेकिन काफ़ी अरसे के जदोजहद के बाद मंदिर की ज़मीन वापस दी जाएगी और इस ज़िम्मन में हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है। हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या कुछ है, कहां पर यह ज़मीन है, किस तरीके का माहौल है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं।